नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। वो रिपोर्टर जी जो सच को बिना डरे, बिना लाग लपेट हर खबर को आपके सामने रखता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के रियल एस्टेट की, लेकिन मोदी सरकार की भी। वो रियल एस्टेट जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो करोड़ों लोगों के घर के सपने सजाती है, लेकिन जो अब मंदी के भयानक तूफान में फंसकर तड़प रही है। 2025 में सेंटीमेंट इंडेक्स औंधे मुंह गिरा, नए प्रोजेक्ट्स ठप हो गए और मकानों की बिक्री धड़ाम से नीचे आ गिरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार की नीतियां? क्या सरकार ने वो कदम उठाए जो इस इंडस्ट्री को डूबने से बचा सकते थे? और अब राहत की आखिर राह क्या बची है? दोस्तों, आज के ठीक 3 महीने पहले 2024 की आखिरी तिमाही ने रियल एस्टेट को ऐसा झटका दिया कि उसकी गूंज 2025 में भी सुनाई दे रही है। नाइट फ्रैंक और नैरेडको का सर्वे चीख चीख कर कहता है सेंटीमेंट इंडेक्स 59 पर सिमट गया, जो साल की शुरुआत में 72 के शिखर पर चमक रहा था। नए मकानों की बिक्री में 26 से 28% की भयानक गिरावट आई। नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग 33% कम हो गई। मुंबई और पुणे में बिक्री 31% से भी ज्यादा लुढ़क गई। दिल्ली एनसीआर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन दोस्तों, ये मंदी रातों रात नहीं आई। ये वैश्विक उथल पुथल, घरेलू आर्थिक सुस्ती और नीतिगत चूकों का वो काला मिश्रण है जिसने रियल एस्टेट को घुटनों पर ला दिया। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडल ईस्ट का तनाव और अमेरिका की नई टैरिफ नीतियां, ये वैश्विक आंधी भारत तक पहुंची और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। निर्यात कमजोर हुआ, निवेशक डर के मारे ठिठक गए। नाइट फ्रैंक के शिशिर बेजल की चेतावनी साफ है कि वैश्विक नीतियां और घरेलू हालात ने डेवलपर्स को हाथ पर हाथ धरे बैठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सरकार ने इस आंधी का सामना करने के लिए क्या किया? दोस्तों, जवाब यही है, लगभग कुछ नहीं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बूस्ट देने, विदेशी निवेशकों के लिए एफडीआई नियम सरल करने या डब्ल्यूटीओ जैसे मंचों पर व्यापार बाधाओं के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय सरकार ने वैश्विक संकट को चुपचाप देखा। रियल एस्टेट डगमगाता रहा और निवेशकों का भरोसा टूटता चला गया। घर की बात करें तो मिडिल क्लास पर मंदी की सबसे भयंकर मार पड़ी। 2024 में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुद्रास्फीति 5.8% के आसपास रही, जो 14 महीनों में सबसे ऊंची थी। रोटी दाल से लेकर पेट्रोल तक सब कुछ आग की तरह महंगा हो गया। होम लोन की ब्याज दरें 8.5 से 9% पर अटकी रही और आरबीआई ने दिसंबर 2024 में भी दरें कम करने से इनकार कर दिया। मिडिल क्लास की ईएमआई अब गले की फांस बन गई। लोग घर खरीदने से कतरा रहे हैं और डिमांड धराशायी हो गई। सरकार ने आरबीआई पर दबाव डालकर ब्याज दरें कम करवाने की कोशिश तक नहीं की। बजट 2025 में होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग को ठुकरा दिया गया। किराए की आय पर टीडीएस सीमा को 2.4 लाख से 6 लाख करना स्वागत योग्य था, लेकिन यह मिडिल क्लास की जेब में सीधी राहत नहीं देता। खाद्य और ईंधन की कीमतों को काबू करने में भी सरकार नाकाम रही, जिसने मिडिल क्लास का बजट तहस नहस कर दिया। फिर आता है कीमतों का खेल। रियल एस्टेट की कीमतें अब मिडिल क्लास की पहुंच से कोसों दूर है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम में एक 2 BHK फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंच गई। सरकार की फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि शॉर्ट में कहें तो PMAY, ने 3 करोड़ घर बनाए, लेकिन मेट्रो शहरों में यह नाकाम साबित हुई। PMAY का 45 लाख का मूल्य कैप आज के बाजार में हास्यास्पद है। डेवलपर्स लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट पर जोर दे रहे हैं क्योंकि वहां मुनाफा मोटा है। मिडिल क्लास फिर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बजट 2025 में PMAY के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान हुआ, लेकिन मेट्रो शहरों में 45 लाख के कैप को 70 से 80 लाख तक बढ़ाने की मांग को अनसुना कर दिया गया। शहरी जमीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेलवे और पोर्ट ट्रस्ट की जमीनों को रिलीज करने की बात भी कागजों तक सिमट गई। डेवलपर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर मोड़ने के लिए सख्त नीतियां बनाने में भी सरकार ने कोताही बरती। नीतियों की बात करें तो सरकार ने रेरा, जीएसटी और SWAMIH फंड जैसे कदम उठाए, लेकिन इनका असर आधा अधूरा रहा। रेरा को कई राज्यों ने
कमजोर कर दिया, जिससे होम बायर्स को पूरी राहत नहीं मिली। SWAMIH फंड ने 50,000 यूनिट्स पूरी की और 40,000 और बनाने का लक्ष्य है, लेकिन यह मंदी की सुनामी के सामने बोना साबित हुआ। जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को सरल किया, लेकिन सीमेंट 28% और स्टील पर 18% जीएसटी ने निर्यात लागत को आसमान पर पहुंचा दिया। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15.5 लाख करोड़ का बजट दिया, लेकिन इसका फायदा रियल एस्टेट तक सीमित रहा। रेरा को एक समान लागू करने के लिए केंद्रीय निगरानी समिति बनाने, सीमेंट और स्टील पर जीएसटी घटाने या SWAMIH फंड को दोगुना करने जैसे कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन सरकार ने मौके गंवाए। तो दोस्तों, यह मंदी सिर्फ बाजार की नहीं, सिस्टम की नाकामी की कहानी है। वैश्विक संकट को चुपचाप देखना, मिडिल क्लास को महंगाई की आग में झोंकना और अफोर्डेबल हाउसिंग को मजाक बनाना, यह वो चूक है जिन्होंने रियल एस्टेट को गहरे गड्ढे में धकेल दिया। लेकिन अभी भी वक्त है। सरकार अगर अब जागे तो ये तूफान को थामा जा सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 5% ब्याज दर वाली स्कीम दोबारा शुरू की जा सकती है। होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट को 2 लाख से 5 लाख और प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए 1.5 लाख को अलग छूट दी जा सकती है। PMAY में मेट्रो शहरों के लिए 75 लाख और टियर 2 शहरों के लिए 50 लाख का कैप तय करना चाहिए। सीमेंट और स्टील पर जीएसटी घटाकर निर्माण लागत कम की जा सकती है। शहरी जमीन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और FDI नियमों को सरल कर निवेशकों को लुभाया जा सकता है। खाद और ईंधन की कीमतों पर लगाम लगाकर मिडिल क्लास की खरीदने की ताकत बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सवाल वही, क्या सरकार अब भी चुप रहेगी? क्या मिडिल क्लास का घर का सपना यूं ही मिट्टी में मिलेगा? रियल एस्टेट देश की जीडीपी का 13% हिस्सा है। यह मजदूरों से लेकर इंजीनियर्स तक, डेवलपर्स से लेकर सप्लायर तक करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। जब यह डूबता है तो सिर्फ डेवलपर्स की जेब खाली नहीं होती, देश की तरक्की की रीढ़ टूटती है। यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, हर भारतीय का वो आशियाना है जो रात दिन मेहनत करके बनता है। सरकार को चाहिए कि वो नींद से जागे, मिडिल क्लास को राहत दे और डेवलपर्स पर लगाम कसे, क्योंकि अगर ये मंदी और गहरी हुई तो ना घर बचेगा, ना सपना और ना ही अर्थव्यवस्था की उम्मीद। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप इस मंदी को ऐसे ही चुपचाप देखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।